यार मेरा नाम फरजान है और आज हम राजनीतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर था हमारा राजनीतिक विचारक, तो उसमें से जो हमारा टॉपिक था वो मैकियावेली था आज का। तो आज हम मैकियावेली को कंप्लीट कराएंगे इस क्लास में। तो मैकियावेली का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कंप्लीट करा लेते हैं। आधुनिक युग के उद्धारक मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ और इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो दी मेडिसी को समर्पित की। इस समय यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। तो यहाँ इस समय क्या था कि राजनीतिक परिवर्तन यूरोप में हो रहा था। सामंतवाद से निरंकुश राजतंत्र सत्ता का विकास हो रहा था और चर्च का प्रभाव कम हो रहा था और उनका उद्देश्य इटली की एकता और इटली को शक्तिशाली बनाना था। तो यह इंट्रोडक्शन हो गया है मैकियावेली का। तो अभी आगे देखते हैं हम। मैकियावेली को हमने कई पार्टों में बांटा है, तो इसकी कुछ हेडिंग्स हम देख लेते हैं, जिनमें इनका पहला जो हेडिंग है वह मानव स्वभाव। तो मानव स्वभाव के ऊपर जो मैकियावेली के विचार हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मानव स्वभाव के ऊपर ये बोलते हैं कि मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि मानव स्वार्थी है। तो यहाँ जो मैकियावेली है वो मानव स्वभाव के बारे में बोलता है कि जो व्यक्ति है वो स्वार्थी, लालची और डरपोक है और अधिक से अधिक शक्ति इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है और संपत्ति की रक्षा के लिए ही वो शक्ति अर्जित करना चाहता है। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा, अगला हेडिंग हमारा है मैकियावेली के विचारों की विशेषता। तो अब इसके विचारों की विशेषता क्या है? मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया है। तो ये यथार्थवादी विचारक है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उनका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से है। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारकों का बीजारोपण किया। अभी आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण जो इन्होंने किया है वो ये है, जैसे संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्रराज, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ मैकियावेली द्वारा ही किया गया था। तो ये विश्व को बहुत बड़ी देन है मैकियावेली की, क्योंकि इन्होंने संप्रभुता है, भाषा आधारित राष्ट्रराज है और धर्मनिरपेक्षता है, गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया था। ये इन्हीं की देन है जो आज हम जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इनसे रूबरू होते हैं। ठीक है, तो जैसे संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्षता है, गणतंत्र है, तो ये मैकियावेली की ही देन है। तो शासन कला पर विचार क्या क्या है मैकियावेली के, वो हम देख लेते हैं। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। उसके अनुसार शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों को उचित माना है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए इन जो राजा है उसको धोखा, छल, बल प्रयोग आदि का सहारा ले लेना चाहिए, ये नैतिकतापूर्ण मानते हैं। तो मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का समर्थन देते हैं। अतः उसने कहा है कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। सीजर
मैकियावेली का आदर्श शासक है। तो ये इनके आदर्श शासक हैं बोर्जियो, सीजर बोर्जियो। तो आगे हम देखेंगे जो मैकियावेली ने जो सद्गुण और भाग्य मतलब वर्च्यू और फॉर्च्यून के बारे में मैकियावेली ने क्या क्या विचार दिए हैं वो हम देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। मतलब यहाँ जो मैकियावेली है वो सद्गुण की बात करते हैं, भाग्य का नहीं, मतलब फॉर्च्यून का सहारा नहीं लेना चाहिए। शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियाँ भी नियंत्रित की जा सकती हैं। तो ये सद्गुण की बात करते हैं और बोलते हैं कि जो शक्ति के द्वारा विपरीत परिस्थितियाँ भी नियंत्रित की जा सकती हैं। तो इसी पॉइंट पर जो बर्लिन है वो क्या बोलते हैं, राजनीति व नैतिकता का संबंध नैतिकता के दो मापदंड। ठीक है, राजनीतिक व नैतिकता का संबंध नैतिकता के दो मापदंड। तो बर्लिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली है। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कि राजनीति को धर्म से पृथक किस विचारक द्वारा या किस ऑथर द्वारा या फिर किस विचारक द्वारा अलग किया गया था। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मापदंड लागू नहीं होते। तो यहाँ क्या है कि दो चीज़ें समझने की, जिसमें कि उसने राजनीति को धर्म से अलग पृथक कर दिया है और उसने राजनीतिक व नैतिकता के मध्यम नवीन संबंधों का निर्माण किया है। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मापदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मापदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। तो नैतिकता के मापदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा है कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ हैं और धर्म व राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया है। मैकियावेली ने पृथक्करण राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के अब मैकियावेली ने क्या है कि यहाँ चर्च और राज्य के मध्यम पूर्ण पृथक्करण किया। तो यहाँ समझने की दो तीन बातें हैं, जिसमें एक तो ये है कि इन्होंने चर्च और राज्य को पूर्ण पृथक कर दिया और जिस पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है। तो यहाँ क्या है कि धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग बांटने की कोशिश की गई है। और दूसरे है कि चर्च जो है वो राज के कोई भी कार्य में पृथक्करण नहीं, मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इससे क्या है कि एक शक्तिशाली इटली का निर्माण होगा। तो ये क्या है, यहाँ एक व्यवहारिक राज्य के बारे में बात करते हैं इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो आइए इसकी जो शासन पद्धति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैकियावेली की शासन पद्धति, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मैकियावेली ने दो प्रकार के शासनों की बात की है। ठीक है, पहला इसका द प्रिंस में जो बोला गया है, इसमें क्या है कि शक्तिशाली निरंकुश तंत्र की बात करते हैं, शक्तिशाली राजा की बात करते हैं। और द डिस्कोर्स में ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो आइए आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो द डिस्कोर्स में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। द डिस्कोर्स इसका जो बुक है उसमें इन्होंने क्या है, स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस और द डिस्कोर्स में शासन पद्धति का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द डिस्कोर्स और प्रिंस को हम देख लेते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहला है द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है और दूसरा है द डिस्कोर्स में गणतंत्री राज्य का समर्थन किया है। तो मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, व्यवहारिक रूप में। ठीक है,
और सैद्धांतिक रूप में, ये सैद्धांतिक रूप हो गया, सॉरी। तो इसका जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप में इन्होंने क्या है कि निरंकुश राजतंत्र का तो सर्वश्रेष्ठ शासन माना है, और सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। गणतंत्रीय शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। अभी बोलते हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि गणतंत्रीय शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। इसके उसने कहा है कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसने स्पष्ट कहा है कि गणतंत्रीय शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये उन समाजों में लागू हो सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हो। उसके अनुसार स्विट्ज़रलैंड है, जो स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। शक्ति मैकियावेली के अनुसार वे शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। मैकियावेली ने शक्ति केंद्र का समर्थन किया है, और शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग बर्बर और त्वरित रूप से करना चाहिए। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति प्राप्त करने की बात की है। तो यहाँ क्या है कि जो मैकियावेली दो प्रकार के शासन की बात करता है, जिसको हमने आगे सारणी में भी बताया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणाली का वर्गीकरण। तो शासन प्रणाली को दो भागों में यहाँ बांटा गया है। पहला है आदर्श रूप, दूसरा है व्यवहारिक रूप। तो आइडियल फॉर्म है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो आइडियल फॉर्म का जो शासन है वह गणतंत्र है, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, और व्यवहारिक रूप में है राजतंत्र, जिसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ आयाम है, कुछ सच्चरित्र लोगों के लिए उपयुक्त है ये, और ये भ्रष्ट लोगों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ हमने क्या है कि थोड़ा सारणी के अनुसार हमने ये समझाने की कोशिश की कि आदर्श राज और व्यवहारिक राज में फ़र्क क्या है। तो अब इसकी आलोचना है, इसकी समालोचना कर लेते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं लगते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैकियावेली ने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा करने योग्य ठहराया। मतलब इसमें ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग को उचित ठहराते हैं। ये एक खतरनाक रास्ता है। एक बार उत्तम लक्ष्य की सिद्धि के अनुचित या अनैतिक साधनों के प्रयोग की छूट दे दी जाती है, तो अनैतिक लक्ष्यों का रास्ता खुलने में देर नहीं लगती। तो यहाँ क्या है कि दो चीज़ें समझने की हैं, दो तीन चीज़, जैसे कि एक अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा योग्य ठहराते हैं, और दूसरा है अनुचित साधनों के प्रयोग को छूट दे दी जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ अलग होती हैं, क्योंकि कोई भी साधन को और साध्य को आप अपना सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बस लक्ष्य पूरा होना चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक, अब हम आगे देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या जैसे महत्व होता है, या फिर गांधी जी से इनका तुलना किया गया है हल्का मोटा सा, वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज दार्शनिक महात्मा गांधी ने साध्य एंड और साधन मीन्स दोनों की पवित्रता पर बल दिया है। तो मैकियावेली और जो गांधी जी हैं, इनमें बेसिक फ़र्क ये है कि जो मैकियावेली हैं वो अनैतिक या अनुचित कोई भी रास्ते को अपनाकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित मानते हैं, और गांधी जी बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। तो आज के राजनीतिज्ञ केवल संकट के समय या भ्रष्ट लोगों के शासन करने की कला सीखने के लिए मैकियावेली की सूझबूझ से तो फ़ायदा उठा सकते हैं, परंतु जब लोगों का चरित्र निर्माण करके सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाना हो, तब वो केवल
गुमराह कर सकता है। तो यही कारण है कि मैकियावेली को शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है। तो यही कारण है कि जो मैकियावेली है उसको शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है, क्योंकि इसने कोई भी साध्य और साधन की पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया है। नोट, अब इसको देख लेते हैं। जहाँ किसी के देश की रक्षा खतरे में हो, जहाँ किसी के देश की सुरक्षा खतरे में हो, वहाँ यह विचार नहीं करना चाहिए कि कोई तरीका उचित है या अनुचित, दयापूर्ण है या क्रूरतापूर्ण, गौरवशाली है या लज्जाजनक, महत्व नहीं रखता। तो ये एक बेसिक निष्कर्ष है मैकियावेली का। तो आगे हम देखते हैं इसकी बुकें हैं कुछ जो इन्होंने मैकियावेली द्वारा लिखी गई थी। द प्रिंस है पहला इनका जो बुक था, द प्रिंस में शासन कला का वर्णन किया गया है। तो शासन कला में इन्होंने व्यवहारिक राज के बारे में जो बात की गई थी वो है। और द डिस्कोर्स में लोकतंत्र व स्वतंत्रता पर विचार दिए गए हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, तो स्विट्ज़रलैंड के व्यक्तियों का चरित्र अच्छा है, वहाँ पर लोकतंत्र सफल रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। और द आर्ट ऑफ वार है, नागरिक सेना का निर्माण का समर्थन किया है यहाँ पर। और इसका जो लास्ट बुक है वो द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ये इनकी बुक है जो मैकियावेली की। तो हमने इसका अच्छे से डिस्कस किया है मैकियावेली के बारे में। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैकियावेली से बन जाते हैं। तो जैसे मैकियावेली द्वारा खोजे गए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमने संप्रभुता है, भाषा आधारित है, राष्ट्रराज है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो मैकियावेली द्वारा ही खोजे गए थे। और बोला गया था कि ये सिर्फ धर्मनिरपेक्षता हो गया, जैसे गणतंत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैकियावेली का हमने बेसिक समझाने की कोशिश की है। तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं मैकियावेली से। तो आने वाला जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा थॉमस हॉब्स पर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो इसका आप यूज कर सकते हैं इस चैनल को। और इसकी सारी वीडियो जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो नेट JRF प्लस UPSC या फिर PCS या TGT TGT के जितने भी हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ये उस सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।